आज हम लोग धान की खेती करेंगे बोर्ड पर। अभी तक हम लोग खेत पे कर रहे थे, आज हम लोग कहाँ कर रहे हैं? बोर्ड पर धान की खेती कर रहे हैं। धान को पहचानता है कि तुम लोग? पहचानता है? जिसका हम लोग भात खाते हैं। तू भी खाती है तो खुद ही क्या खाती है भाई? चलो पहले देखते हैं हम लोग कि धान की खेती मतलब हम इस अभी पढ़ेंगे, पता है क्या? धान की खेती मतलब कहाँ होगा, है ना, कितनी वर्षा होगी, कितनी धूप चाहिए, है ना, कैसा मिट्टी चाहिए, है ना, और हमारे भारत में कहाँ कहाँ धान की खेती होती है। इस बारे हम लोग समझो कि शॉर्ट में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका क्लास तो लंबा जाएगा, लेकिन हम लोग अभी शॉर्ट में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखते हैं कितना तक हो पाता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि धान की खेती के लिए कि सबसे पहले कि भूमि कैसा होना चाहिए। भूमि कैसा होना चाहिए तो चिकनी या दोमट कह सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। चिकनी या दोमट यानी कि ऐसा मिट्टी, हम अभी मिट्टी के नाम पे नहीं, हम बताना ये चाह रहे हैं कि आखिर मिट्टी होगा कैसा। तो जान लो कि मिट्टी ऐसा होगा जो पानी ज्यादा देर तक रोक के अपने पास रखे। जैसे क्या कि मान लो कि धान की रोपनी हो गई, रोपनी होने के बाद हम लोग पटाए ना, अगर कहीं उसके जड़ में ज्यादा देर तक पानी नहीं रोक पाया तो वह पानी धान के लिए कुछ फायदा नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी को ज्यादा देर तक रोकने वाली मिट्टी होनी चाहिए, है ना। और जो मिट्टी ज्यादा देर तक पानी को रोक पाएगी, हर उस मिट्टी में क्या होगा, तो धान की खेती होना संभव होगा, है ना। तो जिसमें गुण किसमें पाया जाता है, तो वही चिकनी मिट्टी में ये गुण पाया जाता है और दोमट मिट्टी में ये गुण पाया जाता है। जो क्या करती है तो पानी को ज्यादा देर तक रोक के रखती है, जो धान के लिए फायदा है। अब समझते हैं बात को। एक एग्जांपल समझ लो कि हम लोग देखते हैं क्या इधर हिंदू धर्म में कि जब जब दुर्गा पूजा आता है ना, तो देखती होगी कि चिकनी मिट्टी का लोग दीप बनाता है, नहीं बनाता है? क्यों बनाता है? क्योंकि उसमें तेल ज्यादा नहीं सुखाएगा। समझा? तेल ज्यादा नहीं सुखाएगा, इसीलिए चिकनी मिट्टी का दीप बनाता है घर में लोग। कुम्हार वाली बात नहीं कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग अपने घर में जो बनाते हैं ना उसमें बात कर रहे हैं कि वहां पर लोग चिकनी मिट्टी का बनाता है खुद से दीप। उसमें ऐसा क्यों मतलब बनाते हैं? क्योंकि उसमें पानी सोखने की क्षमता कम है, इसका मतलब तेल भी कम सोखेगा और तेल कम सोखे, इसी वजह से चिकनी मिट्टी में हम लोग बनाते हैं। बात समझा ना? एग्जाम्पल वहां से भी हम लोग समझ गए। सेम वहां बात की धान की खेती वही बात है कि ज्यादा पानी भी तो कम सोखेगा, नहीं ना, ज्यादा नहीं ना सोखेगा, पानी कम सोखेगा, इसीलिए क्या है तो चिकनी मिट्टी में धान की खेती बहुत अच्छा होगा। अब समझते हैं बात को कि आगे क्या होती है। अब समझते हैं कि आखिर यह मिट्टी आखिर पाया कहाँ जाता है। बात तो यही आएगा बात कि मान लिए कि ठीक है भाई इस मिट्टी में धान उपजेगा, तो मिट्टी पाया कहाँ जाता है ना। तो वहाँ 3 रीजन में पाया जाता है मेन रूप से। वो देखो एरिया कौन सा है, तो हमारा ये 3 गो क्षेत्र है। कितना क्षेत्र है? 3। वो क्षेत्र 3 गो कौन कौन है? तो एक है पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र भारत की बात कर रहे हैं। तो भारत का नक्शा हम लोग शॉर्ट में कैसे बना दे। चलो सिंपल वैसे बना दे फटाफट, ठीक है ना। मान ले यही भारत रीजन है, मान लेते यही क्या है, भारत वाला रीजन है ना। यह मान लेते हैं उत्तरी भारत है, ये मान लेते हैं क्या है, यह दक्षिणी भारत है, ये कौन सा भारत है, यह पूर्वी भारत है, ये क्या है, पश्चिमी भारत है ना भारत। अब देख लेते हैं हमने क्या कहा कि ये पूर्वी भारत में और उत्तर पूर्वी भारत में, मानी इस इलाका में, यानी कहने का मतलब कि इस रीजन में क्या होगा तो ज्यादा वर्षा वहां होती है। क्या होती है? जगह कौन सा हो गया, तो जिस पूर्वी भारत को हम लोग जान रहे हैं, जिसमें किधर उधर मतलब 7 सिस्टर के नाम लोग सुने होंगे, है ना। इसमें क्या क्या आ जाती है, नागालैंड आता है ना, और क्या आता है, असम आता है, मेघालय, त्रिपुरा, है ना, मणिपुर, मिजोरम आता है ना जी। तो खास करके उसमें कहाँ पर, तो असम वाला रीजन में। कहाँ पर? असम वाला रीजन में। और हम लोग जानते हैं कि भारत नहीं विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो मेघालय के कहाँ, खासी पहाड़ी पर। कौन सा जगह पर? तो मासिन राम में। जानते हैं हम लोग ना। यानी कहने का मतलब कि हम लोग ये भी जानते हैं
कि हमारे भारत में जो वर्षा का जो सीन है तो पूर्वी भारत से शुरू होती है और पश्चिमी भारत की ओर कैसे है, पूर्वी भारत से शुरू होती है और पश्चिमी भारत की ओर वर्षा क्या होता है, घटती जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होगा, तो पूर्वी भारत में होगा। इससे कम जितना इधर बढ़ेगा ना पश्चिम की ओर उतना वर्षा धीरे धीरे कम हो जाता है। यही कारण है कि राजस्थान यही है ना, तो राजस्थान वाला रीजन में वर्षा बहुत कम हो जाती है और वहाँ पर मरुस्थल बन जाती है। यानी कहने का मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस रीजन की हमने बात किया पूर्वी साइड और उत्तर पूर्वी इलाका में क्या होती है, धान की खेती अच्छी खासी होती है। क्यों, क्योंकि वहां पर मिट्टी उपयुक्त है और वर्षा भी ठीक है। यानी कहने का मतलब वहां मिट्टी ठीक नहीं हो रहेगा तो ही धान उपजेगा। क्यों, क्योंकि धान को चाहिए मिट्टी पानी और वहां वर्षा अधिक होती है तो ज्यादा भी मिट्टी सोखेगा ना पानी तो यो धान उपज जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्षा ही अधिक होती है। बात आया समझ में। अगर मिट्टी खराब भी हो तो भी धान उपज जाएगा। क्यों उपज जाएगा, क्योंकि धान को चाहिए वर्षा यानी पानी और वहां वर्षा अधिक होने की वजह से पानी एनी टाइम लगभग रहता है। बस समझा। एक क्षेत्र का समझ गए हम लोग, कौन सा क्षेत्र हुआ, तो पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र था। अब हम लोग समझते हैं और एक बात और बता दें, यहाँ पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र वाले रीजन में ही आता है हमारा राज्य जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। नाम सुना होगा तुम लोग, पश्चिम बंगाल। पता है देश की सबसे बड़ा धान उत्पादक यही राज्य है पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा उत्पादन में पश्चिम बंगाल आगे है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर धान की खेती साल में एक ही साल में 3 बार होता है। कितना बार होता है, 3 बार। जबकि हम लोगों के तरफ क्या होता है, 1 बार होता है। हम लोग मधुबनी बिहार से है ना जी, तो हम लोगों के तरफ साल में एक ही बार धान खेती उपजा सकते हैं। लेकिन इधर क्या करता है ये लोग, 3 बार उपजाता है। पता है एक बार का नाम है औस, एक बार ये लोग औस उपजाते हैं, फिर अमन उपजाते हैं, फिर बोरो उपजाते हैं। यह समय के अनुसार यह धान का नाम है, धान के किस्म का नाम है। यानी कहने का मतलब कि हर हाल में हम लोग ये जान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल ज्यादा उत्पादक है क्या चीज का, धान का। क्यों, क्योंकि वहां साल में 3 बार धान की खेती होती है, जबकि हम लोग तरफ 1 बार। बात समझा। यानी कि वो रीजन कौन सा हो जाएगा, तो रीजन हमारा हो जाएगा पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाका वाली जो रीजन है उसमें धान की खेती है ना लगभग राज्यों में है ना 1 साल में 3 बार होती है ना। अब देखते हैं हम लोग वो राज्य कौन कौन सा आता है पश्चिम बंगाल के अलावा। वो राज्य उसके अलावा है असम है, बिहार है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। मतलब इस सब में नहीं आता है। मेन रूप से पश्चिम बंगाल और असम वाले रीजन में साल में 3 बार धान उपजाया जाता है ना। वह समय के अनुसार मौसम के अनुसार बता दिए थे कौन कौन सा, एक में औस है, एक में अमन है, एक में बोरो है। यही 3 प्रकार के धान उपजाया जाता है कहाँ, पश्चिम बंगाल में। अब समझते हैं हम लोग दूसरा रीजन क्या है, तो दूसरा रीजन का नाम है उत्तरी क्षेत्र। बताए थे ना, ये है पूर्वी क्षेत्र, ये है उत्तर पूर्वी, ये हो गया उत्तरी क्षेत्र। कौन सा रीजन में है, उत्तरी क्षेत्र में। अब देखते हैं उत्तर में कौन कौन सा जगह है ना, उत्तरी क्षेत्र में कौन कौन सा जगह है, कौन कौन सी राज्य है जहाँ पर धान की खेती अधिक होती है। तो वह नाम है पंजाब। यही है ना पंजाब, यही दिल्ली के बगल में, सॉरी यहाँ पंजाब है, यहाँ पर क्या है पंजाब है। ये राजस्थान के बगले में क्या है पंजाब है, तो पंजाब में। और इसके बगल में यहाँ हरियाणा है, तो यहाँ हरियाणा में। इसके बाद इसके बगल में बिहार के यहाँ यूपी है, इस यूपी में क्या होती है, धान की खेती होती है, अच्छी खासी होती है। जो हमारे भारत में दूसरा नंबर का ये क्षेत्र है जिसका नाम है उत्तरी क्षेत्र, ठीक है ना। और याद रखना कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है जो धान उपजाता है, वो कौन सा है, यूपी है। कौन सा है, यूपी है। धान उपजाने वाले, देखो एक चीज याद रखना, जैसे मान के चलो कि मान लेते हैं कि 1 बीघा है, कितना है ये 1 बीघा है, इसमें उपजाया मान लो 10 क्विंटल। कितना धान उपजा, 10 क्विंटल। और यहाँ है 1 कट्ठा, इसमें उपजाया 10 क्विंटल, ठीक है। बात यहाँ ये समझ, बड़ी गौर से समझना, 1 बीघा में उपजाया 10 क्विंटल। कोई राज्य ऐसा है जो 1 ही कट्ठा में उपजा दिया 10 क्विंटल,
एग्जाम्पल में दे रहे हैं, कंफर्म नहीं समझ ना। तो यानी कहने का मतलब ज्यादा भूमि में धान बो करके 10 क्विंटल यानी कि ज्यादा उपजाना, यह काम किसका है? तो यूपी का। और कम में जगह में ज्यादा उपजा लेना, यह काम किसका है? तो याद रखना पंजाब का है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया था कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सबसे आगे है कौन? पंजाब। क्यों? क्योंकि वह कम भूमि में ज्यादा उपजा लेता है। और यूपी क्या करता है? तो ज्यादा भूमि में कम नहीं उपजाता है, जितना उपजाता है उससे कम भूमि में ही पंजाब ज्यादा उपजा लेता है। इसीलिए क्या कहा गया है कि बात करेगा अगर कि सबसे ज्यादा उपजाने वाला, तब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य तो पश्चिम बंगाल, क्योंकि वहां पर 3 बार धान की खेती होती है। अब बात करेगा कम जगह में ज्यादा उपजाने वाला, तब हो जाएगा हमारा पंजाब। इस बात को भूलना नहीं, ठीक है ना। यानी हम यही बताना चाह रहे थे कि आखिर कौन कौन से सिस्टम है। तो हम लोगों ने कल देखा कि यूपी भी क्या है, धान उपजाने में बहुत आगे है। बहुत आगे का मतलब अच्छा खासा धान उग जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं तटीय क्षेत्र में। हम बताए ना कि क्षेत्र कितना है? 3 गो में पहला क्या था? पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र था। दूसरा क्या था? तो उत्तरी क्षेत्र था। कौन था? उत्तरी में क्या क्या था? तो पंजाब था, हरियाणा था और यूपी था। और तीसरा जो हमारी क्षेत्र है उसका नाम है तटीय और दक्षिणी क्षेत्र। तटीय और दक्षिणी क्षेत्र जान रहे हैं हम लोग तटीय कौन सा होता है ना। तो तटीय का मतलब वो हुआ जो जैसे अभी हम लोग पता है ना, यहाँ मान लेते पश्चिम बंगाल है, यहाँ गुजरात है, यहाँ क्या है? अरब सागर। यहाँ क्या है? अरब सागर जो समुद्र है। यहाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी। यहाँ क्या है? बंगाल की है ना, बंगाल की खाड़ी जी। तो बंगाल की कहने का मतलब समुद्र इलाका के जो सटे क्षेत्र है ना भूमि वाला, उस इलाका को हम लोग क्या कहते हैं? तटीय क्षेत्र। चाहे वो बंगाल के खाड़ी के बगल का हो, चाहे वह अरब सागर के बगल का हो, है ना, हर वो पानी के बगल के क्षेत्र को, भूमि को हम लोग तटीय क्षेत्र कहते हैं ना। यही बात जो तीसरा रीजन जो हमारा है धान उपजाने वाला, वो यही रीजन है। दक्षिणी मतलब क्या? मान लेते ये मध्य भारत हुआ ना जी। भारत को हम जब ये ऐसे रेखा खींचे तो बीच में नहीं बांट दो भाग में, तो ये हो गया दक्षिणी भारत, ये हो गया उत्तरी भारत। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि तीसरा जो हमारा क्षेत्र है वो है तटीय क्षेत्र, या फिर कह सकते हैं इसको हम दक्षिणी भारत वाला रीजन। पहला क्या था? पहला था पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाका था। दूसरा क्या था? तो हमारा उत्तरी भारत था। तीसरा क्या है? तटीय क्षेत्र और दक्षिणी भारत क्षेत्र, जिसमें क्या होती है? धान की खेती बहुत ज्यादा होती है। अब देखते हैं कि तटीय क्षेत्र में ऐसा कौन कौन सा राज्य है जहां धान की खेती होती है। तो याद रखना वो राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, यह सब और भी राज्य वहां बगल में है, लेकिन इस सब मुख्य रूप में है। यानी कहने का मतलब जितना मैंने राज्य का नाम लिया, इस राज्य में क्या है? तो धान की खेती अधिक होती है। कहने का मतलब वहां पे है क्या? तो डेल्टाई क्षेत्र है। क्या है वहां पर? डेल्टाई क्षेत्र है। तो अब समझ में आएगा कि डेल्टा क्या होती है। तो याद रखना हम बताए थे कि मान लो कि कोई नदी यहाँ से निकली यहाँ से बहते 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 कहाँ मिल गया जाकर के? बंगाल की खाड़ी समुद्र में जाकर मिल गया। मिला ना। तो मिलने से पहले जो एक भूमि बनता है ना, वो ऐसा भूमि रहता है जो नदी से थोड़ा हल्का बगल में उठा हुआ हल्का क्षेत्र भी रहता है ना। और क्या होती है? समुद्र से थोड़ा हटा हुआ क्षेत्र होता है, यानी कि बगल में समुद्र भी हो, है ना। इस प्रकार के इलाका को, यानी कहने का मतलब कि नदी बहते 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 गया और अंतिम में जब मिलता है किसी बड़े नदी से या किसी बड़े समुद्र से, उस समय वह डेल्टा का निर्माण करता है ना। और डेल्टाई क्षेत्र क्या होती है? तो लगभग समझो ना कि जलोढ़ मिट्टी का बना होता है, जिस कारण से वहां पे क्या होती है? ज्यादा धान उपज सकती है। इसीलिए क्या कहा गया है इसमें? तो डेल्टाई क्षेत्र में क्या होगा? धान की खेती बहुत अधिक होगा। और क्या है? नदी का जो बेसिन होगा उस इलाका में क्या होगा? धान की खेती अधिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही नदी नहीं, कृष्णा, कावेरी, है ना, इधर से दामोदर भी आती है ना, महानदी भी जाती है ना। सब नदी उधरे मतलब इधरे आते हैं ना। कहाँ के मिलता है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। तो सब न बनाएगा तटीय इलाका में कहीं न कहीं डेल्टा, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा है कि नदी जब मिलने जाती है समुद्र से, वहां जहाँ मिलती है वही इलाका में क्या बनाती है? डेल्टा।
और डेल्टा में क्या होती है, दोमट मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का अंश होता है, जिस वजह से क्या धान की खेती अधिक होती है। ऊपर से पानी का भी कोई अभाव नहीं रहता है, जिस वजह से वहाँ क्या धान की खेती अधिक हो जाती है। और याद रखना कि एक तमिलनाडु वाला जो रीजन है ना, हम लोगों ने क्या देखा था कि पश्चिम बंगाल में साल में 3-3 बार धान की खेती होता था, और तमिलनाडु भी है जिसमें क्या साल में 2 बार धान की खेती कर लिया जाता है। कहाँ पर, तमिलनाडु वाला रीजन में। कहने का मतलब अभी हम लोगों ने क्या देखा कि 2 ऐसा जगह था जहाँ पर धान की खेती अधिक था। अधिक मतलब कि साल में 2 या 3 बार। तो 3 बार वाला स्थान कौन था, पश्चिम बंगाल। 2 वाला कौन था, तो हमारा तमिलनाडु। ठीक है, अब देखते हैं भाई कि आखिर जहां जहां यह धान की खेती वाला मिट्टी होगा उसका पीएच मान कितना होगा, उसका पीएच मान कितना होगा। तो याद रखना धान की खेती के लिए उपयुक्त भूमि जो होगी उसका पीएच मान 5.5 से लेकर के 6.5 के बीच में, यानी 5.5 से लेकर के 6.5 के बीच में उसका पीएच मान होगा। उस भूमि में क्या होगा, तो हमारी धान की खेती अच्छी होगी। और देखते हैं बाद में भाई कि आखिर इलाका में जहां वर्षा होती है, जहां वर्षा नहीं होगी वहां धान की खेती कैसे करेंगे। जैसे हम लोग जो बिहार में मधुबनी जिला में है, यहाँ वर्षा पे ही डिपेंड है। अब वर्षा नहीं भी होता है धान की खेती हो जाता है। क्यों, इसका रीजन है कि वहाँ सिंचाई की सुविधा अलग से उपलब्ध कराया जाता है सरकार के द्वारा, जैसे कि नहर खींच करके, है ना, या फिर हम लोग क्या दमकल लगा लेते हैं ना, और उससे मतलब चला करके पटा लेते हैं खेत को, और सिंचाई मतलब करके धान की खेती कर लेते हैं आराम से। यानी कहने का मतलब जहाँ 100 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर कहने जहाँ वर्षा की अभाव होती है ना, वहाँ किसी अन्य सुविधा द्वारा सिंचाई कर लिया जाता है और धान उपजा लिया जाता है। यही ना होता जी। इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा कि धान की खेती के लिए है ना कितनी वर्षा होनी चाहिए, तो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच कितना, साल में, वार्षिक मतलब साल में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए साल में। उस जगह पे क्या होगा, खेती धान की हो जाएगी। इसके बाद कि भाई उसमें धूप कितना होना चाहिए, तो याद रखना 20 डिग्री सेल्सियस से है ना 40 डिग्री सेल्सियस के बीच अगर रहेगा तो अच्छा माना जाएगा। किस चीज के लिए, धान की खेती। ठीक है, अब बात आया कि इसमें इसको धूप भी कितना घंटा धूप की आवश्यकता होगी, तो याद रखना लगभग 6 से 8 घंटा तक धूप मिलेगा ना तो अच्छा खासा धान होगा। एग्जाम्पल देखना कि अगर तुम लोगों का खेत किसी छाया वाला इलाका मतलब छाया वाला इलाका में होगा, किसी पेड़ या वृक्ष के नीचे वाला इलाका में, उसमें मतलब धान नहीं उपजता होगा, है ना। क्यों नहीं उपजता है, क्योंकि वहां पर धूप नहीं जाती है। इसलिए बड़ा हो जाएगा धान का पौधा, बड़ा हो जाएगा पर उपजेगा नहीं। क्यों, क्योंकि वहां पर पेड़ का छाया धूप आने ही नहीं देता है। यानी कहने का मतलब कि जब तक धूप नहीं आएगा तब तक धान अच्छा से नहीं उपजेगा। तो कितना धूप होना चाहिए, तो कम से कम 6 से 8 घंटा धूप लगना चाहिए अच्छा उपज के लिए। और खास करके उस टाइम में जब बालियां मतलब जखन देखे तो मतलब जब अपने लोग देखते होंगे कि धान अपने देहाती भाषा में नहीं कहे छे कि धान करा गए है ना, यानी कहने के मतलब जब उसमें से धान का जो होता है बलिया निकलता है ना जी, शीश जिसको हम लोग बोलते हैं, उस वक्त जब उसमें दाना भर रहा होता है, उस वक्त जो है सो धूप होना ही होना चाहिए। और वक्त नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन कम से कम जब शीश निकलता है और जब उसमें दाना भरता है उस वक्त धूप होना ही होना चाहिए, तब जाकर के क्या होगा, तो अच्छी धान उपजेगी। ठीक है ना। इस पर हम लोग क्या देखे, तो वर्षा की आवश्यकता हुई है ना, धूप का भी आवश्यकता हुई, साथ साथ है ना मिट्टी भी अच्छा होना चाहिए, है ना। हम लोगों ने राउंड फिगर को समझाने की प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग अगर किसी भी हाल में अगर बात करेंगे तो मिट्टी कैसा होना चाहिए, हमने बताया था चिकनी या दोमट होना चाहिए, खास करके वैसा मिट्टी जो जल धारण कर सके। जल धारण करने का मतलब अपने जड़ में जल को ज्यादा देर तक रोक सके, वैसा मिट्टी होना चाहिए। ठीक है। वर्षा कितना होना चाहिए, तो 100 से 2 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होना चाहिए तो अच्छा उपजेगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि कितना धूप होनी चाहिए, तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान होना चाहिए, है ना। और कम से कम कितना घंटा धूप, 6 से 8 घंटा, वो भी खास कर किस वक्त, जब शीश निकल रहा हो, जब बालियां हो रही हो,
या जब दाना भर रहा हो उस वक्त हमें हर हाल में 5 से 6 से 7 से 8 घंटा के आसपास धूप उसमें लगना चाहिए, तब जाकर धान अच्छा उपज जाएगा। इसके बाद हमने क्या कहा था, हमने कहा था वह रीजन कौन कौन सा है। और हाँ, एक बात और यहाँ याद रखना कि जलवायु कैसा होना चाहिए, तो याद रखना उष्णकटिबंधीय। कौन सा? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय जलवायु का मतलब हमने बताया था पीछे कि देख लो हमारे विश्व में, मान लो ये विश्व का है ना, यहाँ 0 डिग्री रेखा है ना जी, यहाँ क्या है 23.5, यहाँ क्या है 23.5 है ना। इस वाले इलाके को क्या कहते हैं हम लोग? उष्णकटिबंधीय इलाका कहते हैं। मतलब क्या, यहाँ पर गर्मी यानी सूर्य क्या यहाँ पड़ता है, सीधा पड़ता है, यानी कि 23.5 उत्तरी 23.5 दक्षिणी के बीच में है ना, जो रीजन है उसमें सूर्य की किरण है ना क्या पड़ता है, तो सीधी पड़ने की वजह से वहाँ गर्मी ज्यादा होती है, यानी कि उस इलाका को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय इलाका। और हमारा भारत जो है ना, खासकर दक्षिणी भारत का इलाका इस उष्णकटिबंधीय इलाका में चला आता है। यानी कहने का मतलब ये वाला रीजन हमारा क्या होता है? उष्णकटिबंधीय रीजन वाले में चले आता है, जिस वजह से क्या होती है, तो वहां पर धूप भी मिल जाता है और वर्षा भी मिल जाता है। बस समझा? समझा कि नहीं समझा रे? और समझाते क्या? यानी कहने का मतलब जलवायु कैसा होना चाहिए, तो क्या कहोगे? उष्णकटिबंधीय जलवायु बेस्ट रहेगा। क्या रहेगा? बेस्ट रहेगा। और बात करते हैं हम लोग उसका, उस मिट्टी का पीएच मान कितना होगा, तो कितना होगा? 5.5 से लेकर के 6.5 के बीच में उसका पीएच मान होना चाहिए। और बात करेंगे भाई कि सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखना पश्चिम बंगाल। क्यों? क्योंकि यह पश्चिम बंगाल और असम खास करके दोनों क्या करता है, तो दोनों ही, उसके अगल बगल में और भी होगा लेकिन मुख्य रूप से याद कर बताते हैं हम लोग कि ये दोनों क्या करता है, साल में धान की खेती 3 बार कर लेता है। और कौन कौन सा धान, तो औस, अमान, बोरो है ना, 3 बार उपजा लेता है। कौन? पश्चिम बंगाल। इसलिए सबसे ज्यादा धान उपजा के उत्पादन कौन करता है? पश्चिम बंगाल। दूसरा नंबर कौन है? यूपी, जमीन भी जाते हैं उपजाने के लिए उसको, है ना। इसके बाद क्या है? पंजाब। और याद रखना पंजाब तीसरा नंबर में धान उपजा के देता है। क्यों? क्योंकि कम में जगह में ज्यादा उपजा लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रति हेक्टेयर अगर उत्पादन में सबसे आगे कहेगा तो किसका नाम आएगा? सबसे ज्यादा भारत में धान उपजाने वाला राज्य तो हो जाएगा कौन सा? पश्चिम बंगाल। और कहेगा प्रति हेक्टेयर भूमि पर सबसे अधिक उपजाने वाला राज्य तो पंजाब, क्योंकि कम जगह में ज्यादा उत्पादन कर लेती है। कौन? पंजाब। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि हमने बताया था कि धान के क्षेत्र के भारत में 3 रीजन है, 3 क्षेत्र है, बताया था ना। पहला क्या नाम था? तो पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसमें राज्य कौन सा थी? याद रखना पश्चिम बंगाल। इसके बाद क्या था? असम, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। किसमें आता है? तो पूर्वी और उत्तर पूर्वी रीजन में आता है। और दूसरा जो रीजन था हमारा उत्तरी क्षेत्र, इसमें कौन आता था? तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, है ना। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश दूसरा रीजन था। और तीसरा रीजन हमारा क्या था? तटीय और दक्षिणी क्षेत्र। तटीय में खास करके डेल्टाई क्षेत्र और नदी बेसिन का क्षेत्र। कौन कौन सा? तटीय में डेल्टाई भाग और नदी बेसिन का जो क्षेत्र हुआ करता है वह सब क्या है? दक्षिण भारत में धान उपजाने के लिए बेहतर माना गया है। और खास करके वो राज्य कौन कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना। और याद रहे तमिलनाडु राज्य भी साल में 2 बार धान उपजा लेता है ना। साल में 2 बार धान उपजा लेता है। और याद रहे कि आधा भारत का हिस्सा लगभग उष्णकटिबंधीय हिस्सा में चला आता है। और हम लोगों को पता है कि जलवायु उष्णकटिबंधीय अगर चाहिए तो धान उपजेगा। तो हमारा भारत का हिस्सा तो आता है, धान उपजेगा ना, आराम से धान हमारा उपज जाएगा। और हम जिस इलाके से आते हैं मधुबनी के, बिहार के मधुबनी से, इसमें भी हम लोग धान उपजा लेते हैं, नहीं तो नहरों के द्वारा, नहीं तो दमकलों चला करके उपजा लेते ना जी। यही था हमारा धान उपजा। हम लोग क्या किया, तो बोर्ड पर ही धान उपजाए, ठीक है ना। कैसा लगा यहाँ का उपज। और एक चीज और यहाँ बताना भूल गए थे, और बात करेगा कि कौन कौन सा बेसिन था मुख्य रूप से भारत में,
हमने तो पूरे बता दिया ना, लेकिन मुख्य रूप से कौन कौन सा बेसिन है याद रखना, वो है तुम्हारा गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन, महानदी बेसिन, है ना जी। गंगा इधर से आता है ना, उत्तराखंड से ऐसे बहती है ना, ब्रह्मपुत्र उल्टा आता है, ऐसे घुसता है ना, महानदी इधर से जाता है, इधर जाता है ना। निकालने का मतलब कि हम लोगों ने देखा कि खास के मुख्य रूप से धान ज्यादा उपजाने वाला मुख्य बेसिन कौन सा है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी। इसके अलावा भी हम लोगों ने पढ़ा, है ना। तो कैसा लगा, अभी पूर्णतः पढ़ाई इसमें नहीं हुई है ना। इसमें जब हम लोग लंबा इसको क्लास खींचेंगे ना, उस वक्त हम पूरा बता देंगे, ठीक है। अभी जितना बताया उतना ही तो रखो, आगे देखते हैं।